पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन। पिछले कुछ दिनों से वे अस्पताल में थे भर्ती। उनके बेटे ने ट्वीट कर दी जानकारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर में 13 BSL-2 लैब का किया लोकार्पण। कहा, कोरोना के इलाज के लिए जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक टेस्टिंग ही है सबसे महत्वपूर्ण। प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइंस की जारी। 21 सितंबर से मिल सकती है कई तरह की छूट। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलेंगी लखनऊ मेट्रो। जेईई मेंस 2020 की परीक्षा कल से शुरू। 1 से 6 सितंबर तक चलेंगी जेईई मेंस परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परीक्षा के लिए उचित व्यवस्था करने की अपील की। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया है। वे 84 वर्ष के थे। पिछले कुछ दिनों से वे अस्पताल में भर्ती थे। प्रणब मुखर्जी का इलाज विशेषज्ञों की एक टीम कर रही थी। प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रणब दा ने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे एक विद्वान, सम उत्कृष्टता, एक राजनीतिज्ञ और समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसित व्यक्ति थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रणब मुखर्जी सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता एवं स्पष्टवादिता की प्रतिमूर्ति थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार, मित्रों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राजकीय और 3 निजी मेडिकल कॉलेज में BSL-2 लैब का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक टेस्टिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के द्वारा लक्षणों को जानकर कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि लैब अपनी क्षमता को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग करें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश में इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। यह संतोष का विषय है, लेकिन हमें इसे और भी आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि मार्च के समय से प्रदेश में एक टेस्टिंग लैब से शुरू होकर आज हम प्रतिदिन 1.5 लाख तक की टेस्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि RT-PCR की जांच को और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीएम की मंशा के अनुसार हर जनपद में एक लैब की स्थापना कराना हमारा लक्ष्य था और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए कहा कि कुशल टेक्नीशियन के जरिए टेस्टिंग को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार आज के दिन पे हो सकता है बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग। इसके माध्यम से हम कोविड-19 के संक्रमण की चेन को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को बचा सकते हैं। जो 5 कैटेगरी इसके प्रति बहुत संवेदनशील है, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग, कई बीमारियों के से पहले से ग्रसित गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग और छोटे बच्चे, ये जो 5 कैटेगरी इसके प्रति अति संवेदनशील है, इनको बचाते हुए शेष लोगों को समय पे अगर हम लोग
सचेत करके उपचार आदि उनकी सुविधा दे दें, लक्षण के आधार पर सारा उपचार होना है, तो स्वाभाविक रूप से जनहानि रोकी जा सकती है, व्यापक पैमाने पर जनहानि रोकी जा सकती है। बदायूं में स्थापित नई BSL 2 लैब का भी आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन लोकार्पण किया। जनपद में अब राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण की जांच शुरू हो जाने से अब बदायूं जनपद और आसपास के मरीजों को इसका फायदा पहुंचेगा। बदायूं में भी BSL 2 लैब खुल जाने के बाद कोरोना की जांच के लिए सैंपल अन्य जिलों में नहीं भेजने पड़ेंगे। पहले जांच रिपोर्ट आने में 48 से 72 घंटे का समय लगता था, पर अब 6 घंटे में ही कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट आने से मरीज का जल्द इलाज भी शुरू हो सकेगा। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे जनपद बदायूं में अब कोरोना से पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनकी भी RT-PCR की जांच हो सकेगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में BSL 2 लैब की स्थापना की जा चुकी है। सारे सिविल वर्क और जितने मेडिकल से रिलेटेड वर्क होने चाहिए वहाँ हो गए हैं। हमने मैन पावर वगैरह भी वहाँ पे हायर करके लगा दिया है और आज मॉर्निंग से वहाँ टेस्टिंग वगैरह भी प्रारंभ हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए स्कूल में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इसके लिए SOP अलग से जारी की जाएगी। 21 सितंबर से समस्त सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति होगी, जिसमें फेस मास्क के प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। 20 सितंबर तक शादी विवाह समारोह में अधिकतम 30 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके बाद अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। समस्त सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह के सभी सभागार बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। अनलॉक की गाइडलाइंस के क्रम में प्रदेश स्तर की भी अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो अनुमन्य गतिविधियां हैं उसमें स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान अभी भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। यद्यपि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। 21 सितंबर के बाद टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में से 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है और इसका भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन में स्वैच्छिक आधार पर, वॉलंटरी आधार पर, और यदि माता पिता अभिभावक की लिखित अनुमति होगी तभी वो आ सकेंगे। इसके लिए भी 21 सितंबर के बाद अलग से गाइडलाइंस भारत सरकार जारी करेगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5061 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 54,788 है। प्रदेश में 1,72,140 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक संक्रमित लोगों में 3,486 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कल 1,36,585 सैंपल की जांच की गई। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कुल संख्या 56,26,897 सैंपल की जांच हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,061 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 54,788 हो गई है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,72,140 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,486 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है।
कल प्रदेश में 1,36,585 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार प्रदेश में अब तक 56,26,897 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्सेज में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को आरक्षण देने की राज्यों को अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों को पीजी दाखिले में आरक्षण देने की शक्ति राज्य सरकार को है। संविधान पीठ ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को असंवैधानिक और मनमाना बताया है जिसमें इस तरह के रिजर्वेशन पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल तक अपनी सेवाएं देने के लिए बॉन्ड साइन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने आज इस मामले पर फैसला सुनाया। जेईई मेन 2020 की परीक्षा कल 1 सितंबर 2020 से आरंभ होने जा रही है, जिसमें 8,50,000 छात्र छात्राओं के सम्मिलित होने की उम्मीद है। जेईई मेंस कल 1 सितंबर से शुरू होगा और 6 सितंबर तक चलेगा। वहीं नीट एग्जाम 13 सितंबर को आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश में नीट और जेईई परीक्षा में करीब 2,60,000 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यूपी में नीट के 1,66,582 विद्यार्थियों के 320 सेंटर और जेईई के 1,07,006 विद्यार्थियों के 66 परीक्षा सेंटर में सुरक्षित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वो जेईई और नीट की परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजन के लिए उचित व्यवस्था करें ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों से भी अपील की कि वह परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्थाओं में विश्वास रखें जो मौजूदा परिस्थितियों में भी इन परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में आयोजित कराने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि 2 बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगे और ऐसा एक कानून भी बने। संजीव बालियान ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि पंचायत चुनाव में 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को चुनाव न लड़ने दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में लगभग 30 लाख लोग चुनाव लड़ते हैं। देश की जनसंख्या आज की बहुत बड़ी समस्या है, तो कहीं न कहीं से शुरुआत करनी थी। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि इस पर कानून बनना चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर इस पर विचार कर रहे हैं तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। मैंने निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री से कि करीब पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में 30 लाख लोग के करीब चुनाव लड़ेंगे। आप पंच से लेकर अगर गांव में शुरू करेंगे, बीडीसी, पंच, प्रधान और लगातार जिला पंचायत सदस्य, तो एक कानून अगर बने कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिसके हों वो पंचायत चुनाव न लड़ सके, जनप्रतिनिधि ना बन पाए, तो कम से कम 30 लाख लोग इसके दायरे में आएंगे। और एक जनसंख्या नियंत्रण की तरफ सरकार की गंभीरता भी ये दिखाएगी और शुरुआत भी होगी। कम से कम जो लोग सामाजिक जीवन में रहना चाहते हैं उन्हें इतना तो होना चाहिए कि राष्ट्र हित में 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा न करें, क्योंकि ये समस्या किसी की व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्र की समस्या है। ज़्यादा बच्चे पैदा करना मैं समझता हूँ राष्ट्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो कम से कम जनप्रतिनिधि जो बने उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। और अगर सरकार इस पर विचार कर रही है तो मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद दूंगा कि इतनी गंभीर समस्या की तरफ एक कदम, सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, करीब 23-24 करोड़ की आबादी है, तो अगर यहाँ से कदम उठेगा पूरे देश में जाएगा तो पहला कदम होगा जनसंख्या नियंत्रण की तरफ। प्रदेश के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने आज सुल्तानपुर के गोमती हॉस्पिटल में स्थित ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ कोविड-19 को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने जिला प्रशासन को शासन के गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए सख्त निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने जनपद में किसी भी प्रकार के पर्व को मनाए जाने पर सख्ती से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि अनलॉक 4 में निरंतर एंटीजन टेस्टिंग चलती रहेगी। केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सक व अस्पताल की कोई कमी नहीं है। कोरोना संक्रमितों के लिए 1,58,000 बेड सुरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के छोटे जिलों में भी L2 अस्पतालों का दायरा हमने बढ़ाया है। 5 से 10 वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी गई है। वर्तमान समय में 58,000 संक्रमित लोगों का इलाज किया जा रहा है। हमारा रणनीति जो पहले से चले आ रहा है, जिसमें मूलतः हम टेस्टिंग को हमको बढ़ाना है हर एक जनपद में, पूरे प्रदेश में।
वो हमारा जारी रहेगा, हमारा सर्विलेंस टीम जारी रहेगा, हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी रहेंगे और उसके हिसाब से जितने पेशेंट आएंगे उनको अलग अलग वर्ग में करके होम आइसोलेशन L1, L2 और सीरियस वाले को L3, ये पहले से चले आ रहा है। इसमें हम लोग का कोई वो कमी नहीं आएगा, आगे बढ़ते ही जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले और जांच में आ रही शिकायत को लेकर जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश आज अचानक कोविड-19 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कोविड-19 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति कार्यालय पहुंचकर कोविड-19 के दृष्टिगत प्रोटोकॉल के पालन और शासकीय कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्द सफलता मिलेगी और लखनऊ में बढ़ते कोरोना के मामले नियंत्रण में होंगे। स्ट्रैटेजी हमारी बहुत क्लियर है, हमें केसेस को कंटेन करना है। कंटेनमेंट जोन में हमने अपनी RRTs की और डोर टू डोर सर्विलांस की एक्टिविटी बहुत ही इंटेंसिव कर दी है और साथ ही साथ जो जनपद का इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो 24/7 फंक्शन है। वो इन सब के ऊपर निगाह भी बनाए हुए डेली वहाँ से बातचीत फीडबैक होती है और वहीं से सेंट्रलाइज सारे के सारे कोविड अस्पतालों की एम्बुलेंसेज की मॉनिटरिंग और इनकी लगातार वहीं से शिफ्टिंग भी करता है। प्रदेश में एक और जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं प्रदेश प्रशासन भी मुस्तैदी से इसे लड़ने का काम कर रहा है। मंडल आयुक्त कानपुर सुधीर M बोबड़े ने जनपद इटावा में नोडल अधिकारी के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरथना का निरीक्षण किया और पाई गई कमियों को ठीक करने के निर्देश दिए। फिलहाल जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2068 पहुंच गई है। अचल संपत्तियों का दाखिल खारिज जिस रजिस्टर के माध्यम से होता है उसका रखरखाव ठीक नहीं है, उसमें काफ़ी काटछाट है और ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता क्योंकि जनता की जो अचल संपत्तियों की दाखिल खारिज है उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए और अगर विवाद है तो वो भी स्पष्ट रूप से पंजीकृत मुझे दिखना चाहिए रजिस्टर्स में। तो उसके लिए भी मैंने PO के और वहाँ के संबंधित लिपिक के स्पष्टीकरण प्राप्त किया है। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि जो यहाँ पर जितने 25 वार्ड है उसमें नियमित रूप से सफाई हो। जहाँ पर 3 आपके ऐसे मोहल्ले हैं, महावीर नगर, वाजपेयी नगर और तीसरा कौन सा था, यादव नगर। इन तीनों में पीछे में चिकनगुनिया, डेंगू के केसेस निकले हैं, तो उसमें नियमित रूप से सफाई हो जाए, फॉगिंग हो जाए, एंटी लार्वल का स्प्रे हो जाए, इसके बारे में मैंने डायरेक्शन दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज विभिन्न जिलों में कई अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में असलहे बरामद किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अपराध KV सिंह ने बताया कि सोनभद्र, देवरिया, कासगंज, गौतम बुद्ध नगर, सिद्धार्थनगर, मेरठ में पुलिस अभियान में शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें कई इनामी बदमाश भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सोनभद्र में वांछित अपराधी की गिरफ्तारी के साथ साथ उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। जनपद सोनभद्र थाना चौपन में गैंगस्टर में 3 अभियुक्तों को करीब 6 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति कुर्क हुई है। इसमें सोनभद्र चौपन नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन की हत्या के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चौपन पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट का अभियोग के अंतर्गत अर्जित की गई जो है 3 अभियुक्तों की सूरज, रिंकू भारद्वाज, धर्मेंद्र कुमार की संपत्ति लगभग 6 करोड़ रुपए की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो है कुर्क की गई। जनपद देवरिया थाना बनकटा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त की करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। ये अभियुक्त तारा बाबू द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति करीब 1 करोड़ रुपए को गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया। जनपद कासगंज थाना गंज डुंडवारा, यहाँ पर पट्टा गैंग का सदस्य 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी गिरफ्तार हुआ। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच उपजे बेरोजगारी के दंश को दूर कर स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की पहल शुरू हो चुकी है। केंद्र और प्रदेश सरकार गांव-गांव रोजगार उत्पन्न कर जरूरतमंदों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। अब तक बेसिक शिक्षा विभाग में स्कूल ड्रेस की सप्लाई ठेकेदारों के माध्यम से होती थी। ड्रेसों की गुणवत्ता सुधार के लिए शासन ने ड्रेस सिलने का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देकर ग्रामीण क्षेत्र में बहुलाभकारी रोजगार का सृजन किया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से कन्नौज जनपद में बेसिक शिक्षा से जुड़े सभी बच्चों के ड्रेस सिलने का कार्य विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं कर रही हैं। इस योजना के माध्यम से जनपद में 145 समूहों से करीब 615 महिलाओं को काम मिला हुआ है। सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं की ड्रेस सिलने के एवज में इन महिलाओं को प्रति ड्रेस सिलने पर 100 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। कोविड संकट काल में मिले रोजगार से महिलाओं के चेहरे खिल उठे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते नहीं थक रही हैं। पहले बच्चों की ड्रेस कुछ अच्छी नहीं आती थी और हम लोग बना रहे हैं, अच्छी से मजबूती से बना रहे हैं और अच्छी सी सिलाई कर रहे हैं। पहले ड्रेस जो मिलती थी वो फट जाती थी जल्दी, अब जो अच्छी ड्रेस हम मजबूती से सब लोग बना रहे हैं। हमको ये काम मिला है, घर में पहले तो बेरोजगार से रहते थे, अब हमको जो भी काम मिला है मोदी जी योगी जी ने दिया है वो बहुत अच्छा हमको लगा करके, और ऐसा ही काम हमको मिलता है तो हम बहुत खुश हैं। हम बच्चों की ड्रेस की सिलाई कर रहे हैं। हमारे पास कोरोना काल में रोज़गार नहीं था, उसी के दौरान हमने मास्क भी बनाए थे, जो लोग नहीं ले सकते थे उनके घर भी पहुंचाए थे, और इस टाइम बच्चों की ड्रेस की सिलाई कर रहे हैं। और मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी खिलौने और कंप्यूटर गेम बनाने की अपील की है। इस अपील से बनारस के खिलौने बनाने वाले कारीगरों के मन में उनके दिन बहुरने की उम्मीद जगी है कि चाइना निर्मित खिलौना के बंद हो जाने के बाद अब उनके द्वारा बनाए गए खिलौनों की डिमांड बढ़ेगी। वाराणसी में किसी जमाने में लकड़ी से बने खिलौने और सामान का बोलबाला था। बच्चों से लेकर शादी समारोह में भी लकड़ी का सामान इस्तेमाल में आता था, लेकिन बीते 2 दशकों में इस कारोबार को नीचे गिरता दिखा है। लेकिन इस वर्ष चाइना निर्मित सामानों के बहिष्कार के बाद इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारी और कारीगर काफी ज्यादा खुश हैं। अब ये लोकल से ग्लोबल की बात हो रही है, मतलब यहाँ से विदेश तक माल हमारा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये हो गई है, ठीक है। अब बहुत उत्साह हो गया है, लोगों में एक जागृति आ गई है कि हमको अब ये उसको और अच्छे से जो कमी थी उसको बढ़िया से बना करके जो विदेश में माल हमारा बिक जाए, अपने इंडिया में माल बिक जाए, उस तरह का हम लोग काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा चाइना के सामानों पर रोक लगाए जाने के बाद लकड़ी के खिलौने बनाने वालों का कहना है कि जिस प्रकार पिछले कई वर्षों तक बुनकरों की बिजली के बिल पर सब्सिडी दी जाती थी, उसी प्रकार यदि हमें भी सब्सिडी मिले तो कारीगर कुछ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लकड़ी के खिलौनों पर का रंग बनाने वाले भरत लाल ने कहा है कि चूंकि लकड़ी के खिलौने ज्यादातर छोटे बच्चे खेलते हैं और बच्चे लोग खेलते समय खिलौने को मुंह में डाल लेते हैं, ऐसे में हम लोग लकड़ी के खिलौने में विशेष रूप से ऐसे रंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि नुकसानदायक भी ना हो और लंबी अवधि तक रंग बरकरार रह सके। प्रदेश सरकार ने आगामी दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाजार में सिर्फ स्वदेशी निर्मित सामानों की ही धूम रहे, इसके तहत माटी कला से जुड़े कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा टूल किटों का वितरण किया जा रहा है, जिससे कि यह कामगार आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकें। जालौन में आज माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने खादी ग्राम उद्योग विभाग में माटीकला व्यवसाय से जुड़े 29 कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक चाकों का वितरण किया। इसके साथ ही सभी कामगारों को उन्होंने प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि माटीकला से जुड़े कामगारों को दीपक और लक्ष्मी गणेश प्रतिमा के सांचे भी दिए जा रहे हैं, जिससे आगामी दिवाली पर्व पर बाजारों में सिर्फ स्वदेशी निर्मित सामान ही बाजार में दिखाई दे और चाइनीज सामान के लिए बाजार में जगह ही उपलब्ध न हो सके। उत्तर प्रदेश में माटी कला से जुड़े परिवार दूर दराज गांव गली मोहल्लों में रहने वाले उन परिवारों की चिंता करके उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन किया। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड के माध्यम से एक चिन्हीकरण का काम हम पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। हमारे पास अभी 36,000 लोगों के नाम पहुँचे, जिसमें 25,000 लोगों की पूरी डिटेल हमारे पास पहुँच चुकी है। उसी में सभी जनपदों में टूल किट्स हम लोग बांट रहे हैं। चाक मिला है, मंत्री जी ने चाक दिए हैं। अभी हम पत्थर का चाक था घर पे, तो उससे काम करते थे। अब मंत्री जी ने दिया
तो हम काम बढ़ाएंगे और काम करेंगे। तो अब दीपावली की तैयारी कैसी होगी? दीपावली की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे उसकी, तो फिर चलाएंगे। सरकार की कैसी योजना है ये? सरकार की यही सीमित है कि मिट्टी का काम ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में बढ़े। वैश्विक महामारी कोरोना काल में सभी तरह के उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में औद्योगिक नगरी कानपुर के चर्म उद्योग के लिए काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट द्वारा वर्चुअल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया, जिसे कानपुर चर्म उद्योग के कारोबारियों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। वर्चुअल ट्रेड फेयर की सफलता और जापान सहित अन्य देशों से विदेशी कंपनियों द्वारा कानपुर के लेदर उत्पादों में दिखाई गई उत्साहवर्धक रुचि से यहां के चर्म उत्पादों का बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद जगी है। इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा मिलेगा, सेलर को भी, बायर को भी। जो लाखों रुपए आने जाने में ट्रैवलिंग में खर्च होता है वो भी बचत होगी। और ये अभी प्राइमरी स्टेज में है, पहला उतना अच्छा नहीं हुआ था, बट पेरू का बहुत अच्छा हुआ है, जापान उससे बेटर हुआ है। उम्मीद करते हैं उससे अच्छा जो है अमेरिका का होगा। लेदर इंडस्ट्री उत्पाद से जुड़े एक्सपर्ट जफर फिरोज के अनुसार वैश्विक महामारी के बाद मार्केट में आए संकट से उबरने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बायर सेलर की वर्चुअल ट्रेड फेयर मीटिंग से लेदर इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों पेरू, जापान और रूस से हुई वर्चुअल ट्रेड फेयर में कस्टमर्स द्वारा रुचि दिखाई है और उत्पादों के लिए सैंपल मांगे गए हैं। कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में जब आया इंटरनेशनल मार्केट में, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स ने जो वर्चुअल बायर सेलर मीटिंग कराई, उससे लेदर इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जैसे हम लोग पार्टिसिपेट करते थे फेयर्स में जा कर के, स्टॉल लेते थे, महंगे ट्रैवलिंग करते थे। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो हमारे बहुत बड़ा मॉनेटरी प्रॉफिट होने वाला है। और जो पिछले दिनों जो मीटिंग्स हुई, पेरू में हुई, जापान में हुई, रशिया में हुई, उससे हमें वहाँ के कस्टमर्स ने पॉजिटिव रिस्पांस दिए हैं और उसके हमसे सैंपल्स मांगे हैं। हमें उम्मीद है कि इन विषम परिस्थितियों में हम कोविड-19 के चलते हम इंटरनेशनल मार्केट में एक बार फिर से अपना वही स्थापित कर पाएंगे, अपने मार्केट को कर पाएंगे। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे कि ऐसी विपत्तियों में भी कैसे खड़ा हुआ जाए, इसके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वाकई बहुत ही सराहनीय कदम है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के लोगों का, जिन्होंने एक नई तरह से क्रांति लेकर के आए हैं बिजनेस में। आज दूरदर्शन केंद्र वाराणसी में कार्यक्रम प्रमुख संतोष कुमार लगभग 29 वर्षों की सेवा उपरांत सेवानिवृत्त हो गए। इन्होंने सर्वप्रथम 17 मई 1991 को विविध भारती मुंबई से अपनी सेवा शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। दूरदर्शन केंद्र वाराणसी में आज कर्मचारियों और अधिकारियों ने विदाई समारोह का आयोजन कर इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।